नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। हाजिर हूँ इज़राइल, फ़लस्तीन, लेबनान और इन सब के बहाने पूरी दुनिया की खबरें लेकर। आपको पता है पेरिस में ओलंपिक चल रहा है। मैं इस समय लंदन में हूँ, लंदन के बगल में बिल्कुल पेरिस है। पेरिस में ओलंपिक चल रहा है और ओलंपिक को लेकर बहुत सारे तमाशे हुए। पहला सवाल तो यही उठा कि जिस तरह की ओलंपिक की ओपनिंग हुई, पूरी दुनिया में सवाल उठा कि क्या फ्रांस, जिसको किसी समय कल्चर का बिल्कुल सिरमौर माना जाता था, वहां कल्चर की समाप्ति हो चुकी है। दूसरा सवाल, ज्यादा बड़ा सवाल था कि आपने रूस को बाहर रखा है ओलंपिक खेलों से क्योंकि वो जंग में शामिल है यूक्रेन से। तो आपने मान लिया कि रूस ने आक्रमण किया यूक्रेन के ऊपर और आपने रूस को ओलंपिक खेलों से बाहर रखा। इसके पहले मैं बता चुका हूं कि साउथ अफ्रीका को अपार्थाइड के आरोप में लंबे समय तक बाहर रखा गया था ओलंपिक खेलों से। लेकिन ये सारे रूल जो साउथ अफ्रीका पर लगे थे, जो रशिया पर लगे हैं, वो रूल इज़राइल पर क्यों नहीं लगते? इज़राइल जो लंबे समय से, मैं ये नहीं कह रहा कि 7 अक्टूबर से, जो लगातार 1948 से ही अपार्थाइड की प्रैक्टिस कर रहा है फ़लस्तीनियों के खिलाफ, फ़लस्तीनियों को लगातार परेशान कर रहा है, तबाह-ओ-बर्बाद कर रहा है, उनकी ज़मीनें लूट रहा है, उनका सारा जीना मुश्किल कर रहा है, उनको वोटिंग का राइट नहीं देता है, दरअसल अपने देश में उनको कोई अधिकार नहीं देता है और जो रिफ्यूजी बनकर बाहर चले गए, उनको अपनी ही ज़मीन पर वापस लौटने की इजाज़त नहीं देता है। कितना अजीब लगता है, सोच के देखिए। जो वहाँ का राष्ट्रपति है, बेंजामिन नेतन्याहू, उसका असली नाम है बेंजामिन मिलिकोवस्की। उसका परिवार पोलैंड से आया था, वहाँ पर मिलिकोवस्की हैं और वहाँ पर वहाँ जैसा नाम रखने के चक्कर में उसने अपना नाम नेतन्याहू रखा। यानी वहाँ का राष्ट्रपति वो है, वहाँ का नेता वो है जो विदेश से आया हुआ है, जो पोलैंड से आया हुआ है, जो वहाँ से बिलॉन्ग नहीं करता है। लेकिन जो लोग वहाँ से बिलॉन्ग करते हैं, जो फ़लस्तीनी हैं, वहीं पैदा हुए हैं, उनको रिफ्यूजी बनाकर पहले तो देश के बाहर निकाल दिया गया और जब वो बाहर आ गए, तब की हालत यह है कि अब उनको अपने ही मुल्क में, अपनी ही ज़मीन पर लौटने की इजाज़त नहीं दी जाती। 7 अक्टूबर के बाद तो जो कुछ हो रहा है, वो सारी दुनिया देख ही रही है, कैसे एक अच्छे खासे शहर को, अच्छे खासे इलाके को तबाह कर दिया गया। कितनी औरतें, कितने बच्चे, कितने लोग, कितने सारे लोग तबाह हुए। अभी कल एक न्यूज़ आई थी कि वहाँ के एक प्रोफ़ेसर थे, जाने-माने प्रोफ़ेसर थे, उनको उनके पूरे परिवार के साथ तबाह कर दिया गया। कितने डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, प्रोफ़ेसर्स, पत्रकार, इन सबको तबाह कर दिया गया, घर के घर तबाह कर दिए गए। कहा ये जाता है कि गाज़ा की जो पॉपुलेशन है, उसके 5% से ज़्यादा लोग या तो मार दिए गए हैं या बेहद घायल हालात में हैं और इन सब के बावजूद इज़राइल के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं लगता ओलंपिक में। इज़राइल लगातार वार की बात करता है, लगातार युद्ध की बात करता है, लगातार अपार्थाइड चलाता है, लेकिन अमेरिका और उसके जो दूसरे मुल्क हैं साथी, उनको कभी ये नहीं लगा कि इज़राइल के ऊपर भी ओलंपिक में बैन करना चाहिए। लेकिन ओलंपिक का एक सीन बड़ा खूबसूरत था। बहुत छोटी-सी टीम भेजी है फ़लस्तीन ने, लेकिन इतने बुरे हालात में भी फ़लस्तीन का झंडा वहाँ पर फहराते हुए देखना अपने आप में खूबसूरत दृश्य था। फ़लस्तीन वहाँ रिप्रेज़ेंट हुआ, ओलंपिक में हिस्सा ले रहा है। इसके पहले भी फ़लस्तीन ओलंपिक में हिस्सा ले रहा है। कल मैं कहीं घूमने गया हुआ था, कार्डिफ में था, कार्डिफ से मैं लौट रहा था, अचानक बस एक जगह रुकी, तो एक मकान पर मैंने फ़लस्तीन का झंडा लटके हुए देखा, उसकी तस्वीर मैंने खींच ली और आपको लंदन के अंदर ये दृश्य आम तौर पे मिल जाएँगे, जहाँ बहुत सारे लोगों ने अपने घरों के बाहर फ़लस्तीन के झंडे लगा के रखे हैं, घरों के अंदर जो लगाए होंगे, वो तो हम देख नहीं सकते, ना जाने कितने लोग होंगे, लगातार जुलूस निकल रहे हैं, लगातार यहाँ से सपोर्ट हो रहा है, लेकिन अमेरिका क्या कर रहा है? इंग्लैंड में एक और बहुत इम्पोर्टेंट घटना हुई है, उसको मैं बताता चलूँ, उसके बाद अमेरिका पर आऊँगा। मैंने आपको बताया था कि आईसीसी जो है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, उसने नेतन्याहू के खिलाफ वारंट जारी करने का फैसला किया है कि नेतन्याहू के खिलाफ वो वारंट जारी करेगा। अब जब ये वारंट जारी होने की बात हुई तो सबसे पहले अमेरिका ने उसकी मुखालिफत की। अमेरिका ने कहा कि इस तरह के वारंट को हम फॉलो नहीं करेंगे। लेकिन यूरोप के ज़्यादातर देशों ने कहा कि हम इस वारंट को मानेंगे। इंग्लैंड में उस समय ऋषि सुनक थे। ऋषि सुनक यहाँ के प्रधानमंत्री थे और ऋषि सुनक के टाइम में ये फैसला लिया गया था कि वारंट के फैसले को वो नहीं मानेंगे। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में ये दबाव बनाएँगे कि वारंट का फैसला वापस लिया जाए।
नई सरकार बनने के बाद जब स्ट्रॉमर सरकार में आए, लेबर की सरकार बनी, तो हालांकि स्ट्रॉमर लगातार समर्थन देते रहे हैं इजराइल को, लेकिन कई सारे लोगों ने सवाल उठाया कि ये पॉलिसी जारी रहेगी कि नहीं जारी रहेगी। लेकिन फाइनली आगे पीछे करने के बाद स्ट्रॉमर की सरकार ने, लेबर गवर्नमेंट ने यहाँ पर क्लियर किया है कि वो इस ये जो वारंट इशू होने वाला है इसकी मुखालिफत नहीं करेगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वारंट जारी होने के बाद अगर इंग्लैंड के अंदर नेतन्याहू पैर रखता है तो उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। आप जानते हैं कि जब वो अमेरिका जा रहा था, मैंने आपको बताया, जब वो अमेरिका जा रहा था, जहां की सेनेट में, जहां की संसद में, जहां की कांग्रेस में उसको भाषण देना था, तो उसका पहले प्लान था यूरोप के कुछ देशों में रुकते हुए जाने का। लेकिन वारंट के डर से वो यूरोप में कहीं नहीं रुका और सीधे जाकर उतरा वो अमेरिका में, और अमेरिका से सीधे लौट गया इजराइल। अब मजेदार बात यह है कि यूरोप के ज्यादातर देश उस वारंट को मानने वाले हैं, यानी कल को अगर हालात पलटे तो नेतन्याहू के लिए इजराइल से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। हालात पलटने की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं कि इजराइल में और खासतौर पर तेल अवीव में, जो उनकी राजधानी है, वहां पर हजारों लोग सड़कों पर आकर प्रदर्शन कर रहे हैं इस बात के लिए कि नेतन्याहू इस्तीफा दे और समझौता करे हमास के साथ, उसके अगवा किए हुए जो लोग हैं उनको वापस लेके आए। लेकिन समझौते की बात तो छोड़ दीजिए, नेतन्याहू ने अमेरिका की संसद में ये अपील की कि ईरान के ऊपर अमेरिका को आक्रमण करना चाहिए, उसको नेस्तनाबूद कर देना चाहिए, मानो ईरान कोई बड़ी छोटी सी चीज हो, जहां अमेरिका जाएगा, नेस्तनाबूद कर देगा और सारी दुनिया देखती रह जाएगी। सीधी सी बात है कि सेकंड थर्ड वर्ल्ड वार भड़काने के लिए जो कुछ वो कर सकता है वो कर रहा है। ईरान पर हमले की तो अभी हिम्मत नहीं होगी। मैं बहुत दावे के साथ कह सकता हूं कि चाहे कमला हैरिस सत्ता में आए, चाहे ट्रंप सत्ता में आए, ईरान के ऊपर सीधे हमले का फैसला दोनों में से कोई नहीं करेगा। लेकिन इस बीच में लेबनान के साथ, हिजबुल्लाह के साथ फुल स्केल वार पे जाने का ऐसा लगता है कि फैसला कर लिया है बेंजामिन नेतन्याहू ने। यानी वो चाहता है कि हिजबुल्लाह के साथ फुल स्केल वार हो जाए। मैं बहुत सारे वीडियोस बना चुका हूं हिजबुल्लाह के बारे में, आपको डिटेल से बता चुका हूं कि हिजबुल्लाह है कौन, और मैंने आपको ये भी बताया है कि इजरायली अखबारों की, इजरायली इंस्टीट्यूशंस की रिपोर्ट्स बताती हैं कि अगर हिजबुल्लाह से वो फुल स्केल वार पर जाता है तो इजराइल पूरा का पूरा तबाह हो सकता है। इजराइल की इकोनॉमी की तो कंडीशन मैं आपको बता ही चुका हूं पहले कि वहां इकोनॉमी लगातार उसका डाउनफॉल हो रहा है। एक छोटी सी घटना मैं बताता हूं। इजराइल ने पिछले दिनों में अपने यहाँ एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जो उसकी शैक्षणिक संस्थाएं हैं, जो एजुकेशन की संस्थाएं हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, वहां पर साइंस की पढ़ाई में बहुत ज्यादा खर्च किया था, और उसका नतीजा ये हुआ था कि विदेशों से बहुत सारे स्टूडेंट इजराइल में पढ़ने आ रहे थे। दरअसल ये वेस्ट का अपना पूरा एक मॉडल है, जहां मैं बैठा हुआ हूँ लंदन में, चाहे कार्डिफ जाएं आप, चाहे यूरोप के किसी भी मुल्क में जाएं, दुनिया भर से और खासतौर से अपने मुल्क हिंदुस्तान से और यहाँ आसपास से, चाइना से, हिंदुस्तान से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, साउथ ईस्ट एशिया से और सारी कंट्रीज से बहुत सारे छात्र यहाँ पर पढ़ने आते हैं। अपने छात्रों के लिए ये लोग फीस लगभग फ्री रखते हैं, लेकिन जो बाहर से पढ़ने आते हैं उनकी अच्छी खासी फीस लगती है। इसके अलावा वो बच्चे खुद को सपोर्ट करने के लिए यहाँ बैरे का काम और छोटा मोटा काम होटलों में, सर्विस इंडस्ट्री का बहुत सारा काम संभालते हैं, सामान पहुंचाने का, ये सारा कुछ संभालते हैं। तो यहाँ की पूरी इकोनॉमी जो होती है उसमें एक बड़ा रोल होता है स्टूडेंट इकोनॉमी का, उनकी फीस का और बाकी सारी चीजों का। तो इसी को फॉलो करते हुए इजराइल ने भी अपने यहाँ, अपने एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स में विदेशी छात्रों को बड़े पैमाने पर एडमिशन देना शुरू किया था, और काफी छात्र उसके यहाँ आ रहे थे। अभी जब मैं ये वीडियो बनाने जा रहा था, थोड़ी देर पहले मैं एक अखबार पलट रहा था, तो वहां मैंने देखा कि इजराइल में जो वहां के एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, जो वहां के यूनिवर्सिटीज हैं, वहां के लोग ये कह रहे हैं कि इस साल जब से जंग शुरू हुई है, छात्र बिल्कुल नहीं आ रहे हैं वहां पर। यानी ये पूरी की पूरी जो उनकी स्टूडेंट इकोनॉमी थी वो खतरे में पड़ गई है। वहां के यूनिवर्सिटीज की इनकम का जो बड़ा हिस्सा आता था विदेशी छात्रों से, वो हिस्सा बंद पड़ा हुआ है। इकोनॉमी की मैं बात कर रहा था, तो इकोनॉमी का ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया। लेकिन इन सबके बावजूद वो हिजबुल्लाह से वार पर जाने के लिए बिल्कुल ऐसा लगता है कि बजिद है। अमेरिका में वो कह के आया, और ऐसा लगता है कि उसको अमेरिका से भी यह आश्वासन मिला है कि ठीक है, ईरान से सीधे जंग मत करो, लेकिन हिजबुल्लाह से जंग कर सकते हो।
मैंने आपको कमला हैरिस के बारे में बताया था। कमला हैरिस ने कहा कि सदन में जब भाषण देंगे बेंजामिन नेतन्याहू, तो मैं उस समय वहाँ पर नहीं जाऊँगी। मैंने आपसे कहा था कि कमला हैरिस चाहे जो भी नाटक कर लें, वो हमेशा इज़राइल के साथ रही हैं और रहेंगी, और ये बात अगले ही दिन सही साबित हो गई जब कमला हैरिस, जो संसद में नहीं गई थी मिलने के लिए, वो बेंजामिन नेतन्याहू से अलग से मिलती हैं, फ़ोटो खिंचाती हैं, और उसी वक़्त, उसी समय, उसी के आगे-पीछे बराक ओबामा और उनकी पत्नी का फ़ोन जो आता है, जिसका वीडियो बना के लगाया जाता है, जिसमें वो लोग उनको सपोर्ट देते हैं उनके राष्ट्रपति पद के चुनाव में। यानी चाहे बराक ओबामा हो, चाहे वो ट्रंप हो, चाहे कमला हैरिस हो, चाहे जो बाइडेन हो, पूरी की पूरी अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी की और कंजर्वेटिव पार्टी, दोनों पार्टियों का जो लीडरशिप है, वो पूरी की पूरी इज़राइल के साथ खड़ी रहती है। थोड़ा आगे, थोड़ा पीछे, थोड़ा दाएँ, थोड़ा बाएँ, ये सब तो ठीक है। और उनकी तरफ से आश्वासन ऐसा लगता है कि मिला है इज़राइल को कि ठीक है, तुम हिज़्बुल्लाह के खिलाफ वार में जाओ, हम तुम्हारी मदद करते रहेंगे। लेकिन हिज़्बुल्लाह हमास नहीं है, जो लेबनान है वो फ़लस्तीन नहीं है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि हिज़्बुल्लाह ने अपनी पूरी ताकत दिखाई है कि उसके ड्रोन जो हैं, वो इज़राइल के सबसे इम्पोर्टेंट पोज़ीशंस पे पहुँच सकते हैं। और जब ये बात सामने आई तो ईरान ने तुरंत बयान जारी किया कि अगर इज़राइल हिज़्बुल्लाह के ऊपर हमला करता है, तो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि ईरान खुद, सीरियन जो लड़ाके हैं वो, इराकी जो लड़ाके हैं वो, हमास तो है ही, हूथी तो है ही, हिज़्बुल्लाह तो है ही। उन्होंने कहा कि ये सब मिलकर मुकाबला करेंगे, जो पूरा एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है, जो इज़राइल की मुखालिफत का पूरा एक ग्रुप बनाया है ईरान ने, वो पूरा का पूरा ग्रुप मिलकर इज़राइल का मुकाबला करेगा। अब आप देखिए कि हूथी अपने ड्रोन्स भेज चुका है और उसने साफ-साफ दिखाया है कि वो तेल अवीव के ऊपर भी हमले कर सकता है। सऊदी अरबिया ने इज़राइल का साथ दिया था, ऐसा आरोप लगाया हूथी ने, और उसके बाद जब ये आरोप लगा, सऊदी अरबिया तुरंत पीछे हट गया। उसने कहा कि इस जंग से हमारा कोई लेना-देना नहीं है। इधर चाइना और रशिया लगातार इज़राइल के खिलाफ बयान जारी कर रहे हैं, और चाइना ने, तो पहले रशिया ने किया था, फिर चाइना ने हमास के सारे जितने ग्रुप हैं, हमास के नहीं बल्कि फ़लस्तीन के जितने ग्रुप हैं, उन सबको बुला के एक अच्छी-सी मीटिंग कराई, और उस मीटिंग के बाद बाकायदा एक रैली जैसा जैसा होता है, विदेश के कोई अगर लीडर आते हैं तो उनको जिस तरह का सम्मान दिया जाता है, उस तरह का सम्मान दिया, जुलूस निकला, और ये साबित हुआ कि फ़लस्तीन के सारे लड़ाके अलग-अलग नहीं, साथ मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। यानी चाइना इनडायरेक्टली, डायरेक्टली, बिल्कुल सीधे इज़राइल के खिलाफ आपको खड़ा नज़र आता है। मिडल ईस्ट में उसका ढेर सारा पैसा लगा हुआ है, तो अगर वो जंग में आएगा, अगर वो जंग में सपोर्ट करेगा, तो मिडल ईस्ट की बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, खास तौर पे सऊदी अरबिया, कतर, जो खुल के इज़राइल का सपोर्ट नहीं करने वाली हैं। अब ऐसे में अगर लेबनान के ऊपर इज़राइल फुल स्केल वार लेकर जाता है, अगर हमला करता है, तो ये हमास जैसा हमला नहीं होगा कि आप आसमानी तरीके से जाएँगे और बम गिरा के चले आएँगे। और हमास की लड़ाई में भी मैं आपको बता दूँ कि 7-8 महीने हो गए, लेकिन ना तो इज़राइल हमास को पूरी तरह से खत्म कर पाया है, और ना ही अपने अगवा किए हुए लोगों को छुड़ा पाया है। तो जब हमास के साथ लड़ाई में ये हालत है, तो अगर हिज़्बुल्लाह के साथ अगर लड़ाई होगी, तो ये पिछली लड़ाइयों की तरह से नहीं होगी। ईरान ने अपना न्यूक्लियर पावर डेवलप कर लिया है, ये मैं आपको बार-बार बता चुका हूँ कि लगभग वो डेवलप है, और ये बात अमेरिका के से आई ढेरों रिपोर्ट्स बताती हैं कि वो 20 दिन, 25 दिन में, जितने दिन में चाहेगा, वो आराम से अपना एटॉमिक भी बना लेगा। तो एटॉमिक डिटरेंट है उसके पास, ईरान के पास शानदार हथियार हैं, रशिया का सपोर्ट है, चाइना का सपोर्ट है, नॉर्थ कोरिया का सपोर्ट है, और अरब देशों के अंदर, चाहे उनके शहंशाह, उनके जो राजा हैं, उनके जो अमीर हैं, वो चाहे कुछ भी कर रहे हों, ऊपर से ना कर पा रहे हों, लेकिन अंदर-अंदर से अरब मुल्कों की जनता का सपोर्ट लगातार उनके साथ है। मैं यमन जैसे मुल्क की आपको बात बताऊँ कि 7 महीने हो गए, कोई ऐसा जुमा नहीं गुज़रा, कोई ऐसा शुक्रवार, फ्राइडे नहीं गुज़रा, जब यमन की सड़कों पर लाखों लोग इकट्ठा नहीं हो जाते हैं। ये जज़्बा है वहाँ लड़ने का। टर्की में हमने देखा कितना बड़ा-बड़ा जुलूस निकला। एर्दोगन को हमने देखा कि शुरुआत में आगे-पीछे करने के बाद वो पूरी तरह से इज़राइल के साथ खड़ा हुआ नज़र आ रहा है, करे या ना करे, लेकिन कम से कम बयान लगातार जारी कर रहा है। तो ऐसे में अगर इज़राइल और लेबनान का वार होता है, तो इस वार के साथ वही संभावना है जो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि ये थर्ड वर्ल्ड वार की तरफ जा सकता है।
अब थर्ड वर्ल्ड वार होगा तो क्या होगा, ये सब बाद की बातें हैं, हम करेंगे। इज़राइल अपने सबसे लोवेस्ट लेवल पे जा चुका है। मैंने आपको बताया कि फ्रांस में ओलंपिक शुरू होने से पहले एक वीडियो जारी हुआ जिसको इज़राइल ने कहा कि हमास का वीडियो है। बाद में पता चला कि उस वीडियो से हमास का कोई लेना-देना नहीं था और दुनिया भर ने कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि मोसाद गड़बड़ी करे और हमास का नाम लगा दे। ये काम वो पहले भी कर चुका है, तो इस लेवल पर इज़राइल जा चुका है। नेतन्याहू अपने देश में एकदम अलोकप्रिय हो चुका है, अपने देश में एकदम भी उसकी लोकप्रियता नहीं है, जनता उसको गद्दी से हटाना चाहती है, लेकिन अमेरिका, वहाँ की वार इंडस्ट्री और आईपैक जैसी संस्थाएँ जो करोड़ों की जो उनका काला पैसा है, उनकी ब्लैक मनी है, वो अमेरिका के इलेक्शंस में लगाती हैं, वहाँ के नेताओं को जिताने के लिए ये सारे मिलकर किसी भी कीमत पर जंग को जारी रखना चाहते हैं और अगर ये जंग जारी होती है, तो क्या होगा ये मैं नहीं जानता, लेकिन 2 बातें मैं कह सकता हूँ। पहली बात ये कि इज़राइल खुद भी तबाह होगा और अमेरिका जो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बना बैठा हुआ है, उसकी गद्दी हिलना भी बिल्कुल तय है। जिस तरह से वो कर्ज में डूबा हुआ है, इस तरह की जंग बर्दाश्त कर पाना उसके लिए भी आसान नहीं हो। तो अभी तक के ये अपडेट्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर किया। मैं बता चुका हूँ आपको मैं देश के बाहर हूँ, कुछ दिनों में लौटूँगा, लेकिन जब तक बाहर हूँ, जैसी-जैसी अपडेट्स आएँगी, मेरी कोशिश होगी कि उन अपडेट्स के साथ मैं आपसे जुड़ा रहूं, बात लेकर आप तक आता रहूं और लगातार आपको देश दुनिया के हालात से परिचित कराता रहूं। जरूरी यह है कि आप भी मेरे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, वीडियोस को देखिए, वीडियोस को दूर तक पहुंचाइए। आप साथ होंगे तभी तो कैमरे और सत्ता की आंख में आंख डालकर मैं सच कह पाऊंगा। बहुत शुक्रिया।